नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जिसको लेकर के ज़बरदस्त राजनीति भी हुई, विश्लेषण भी हुआ और वो मुद्दा जस का तस है। हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो है मज़दूरों का पथ पलायन। वो जिस तरीके से आज से करीब 45 दिन पहले शुरू हुआ और तब से निरंतर चला ही जा रहा है। मतलब ये कैसी क्राइसिस है जो कि ख़त्म होने के बजाय और बढ़ती जा रही है और विराट रूप लेती जा रही है। कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं जो कि विश्लेषण करते हैं, उन्होंने तो इसकी तुलना इस चीज़ से कर दी। उन्होंने बोला कि इस तरीके की क्राइसिस और इस तरीके का लोगों का जो मूवमेंट है वो आज़ादी में जब विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद लोग बदले थे, इधर से उधर आए थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे, तो जिस किस्म का माइग्रेशन हुआ था ये ऑलमोस्ट उस स्केल का माइग्रेशन है। ऑलमोस्ट वो वाला स्केल है इस माइग्रेशन का, क्योंकि अभी तो ये पूरे देश भर में बिखरे हुए हैं। अगर आप इन लोगों को एकत्रित करें तो आप देखेंगे, लोगों का विश्लेषण ये है कि उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है और भी विराट रूप हो सकता है, जितना पार्टीशन के टाइम पर भी जो पलायन हुआ था उससे भी ज़्यादा। तो ऐसा क्या है कि 45 दिन में कोई योजना नहीं बन पाई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये दो बड़े अहम सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। सवाल नंबर एक कि योजना क्यों नहीं बन पाई है। इसके बारे में अलग अलग बात कही गई है। सबसे प्रथम बात जो कही गई है वो ये है कि ये स्केल इतना ज़्यादा है कि आप जितनी प्लानिंग कर लें उतनी कम है। हमारे देश में आपका जो रेल नेटवर्क है, बस नेटवर्क है, ये सब नेटवर्क के होने के बावजूद आप देखते हैं कि करोड़ों लोग सफ़र करते हैं रोज़, और उसके बाद भी ये साधन कम पड़ते हैं उनको नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। तो अभी तो क्योंकि लॉकडाउन हुआ है तो कुछ भी नहीं चल रहा, तो जो थोड़ा बहुत चल भी रहा है वो बिल्कुल उस आपूर्ति नहीं कर पा रहा। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है। और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये कोई आधिकारिक रूप से समझाई हुई बातें नहीं है। ये वो है जो दबे स्वर में ही सही, बचते बचाते ही सही लोग मानते हैं, कबूलते हैं, चाहे वो सिस्टम में हो, चाहे स्टेट्स में हो, चाहे सेंटर में हो। तो ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि लोग इशारों इशारों में बोलते हैं। तो एक तो ये हो गई बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो प्लानिंग की भी वो क्या बहुत ही कम और दबाव में की। हमने तो यहाँ पर अलग अलग माध्यम से कई बार रिपोर्ट किया है कि उस समय सरकार का मत ये था, केंद्र सरकार का मत ये था कि आप तो बिल्कुल ही अलाउ ना करें मज़दूरों को, क्योंकि लोग मूवमेंट करेंगे तो फिर अपने साथ कोरोना वायरस अपने गांव ले जाने की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब ऐसे में आदमी क्या करे? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो हो गई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वहीं यहीं बने रहो वरना इन्फेक्शन गांव चला जाएगा, चलिए ये बात समझ में आती है। लेकिन यहीं रह करके अगर रोज़गार नहीं है, खाना नहीं है, तो भूखे थोड़ी मर जाएंगे। इसी वजह से मतलब यही तो मजबूरी रही होगी जिस वजह से लोग अपना अच्छा भला घर, या घर भी नहीं तो व्यवस्था को छोड़ करके, और उसके बाद पैदल निकल पड़ रहे हैं, साइकिल पे निकल पड़ रहे हैं, ट्रैक के किनारे किनारे निकल पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको वो सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही जो कि हो जानी चाहिए थी। तो एक तो ये है, नंबर वन स्केल बहुत ज़्यादा है, नंबर टू व्यवस्था नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ही इतनी कम रहती है, ऐसे वक्त में तो और ज़्यादा व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी कम पड़ी। ये दो विश्लेषण हुए। अब तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात ये है वो ये है कि इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराएं, केंद्र को, राज्य को, या इस हालात को, या ये बोल करके संतोष कर लें कि ऐसा तो कभी हमने सोचा ही नहीं था तो इस वजह से ये तो होना ही था। ये सरकारें ये जवाब नहीं दे सकती, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप ही जिम्मेदार होंगे प्लान के लिए। क्योंकि सवाल आपसे ये पूछे जाएंगे कि अगर आपको ट्रेन चलानी ही थी और अगर बस चलानी ही थी तो 35 दिन बाद क्यों चलाई? पहले ही चला देते। स्क्रीनिंग करने का जो है पूरा प्रोसेस वो इतना डामाडोल टाइप का क्यों था? क्यों मज़दूरों को PDF फाइल दी जा रही थी भाई, और वो भी इंग्लिश में, कि इसको फॉर्म को भरो? कैसे भर लेंगे भाई? ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि प्लानिंग के स्तर पर कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो रही थी। कौन सी एजेंसी जिम्मेदार? देखिए, राज्य सरकारों ने, हमने जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं वो आपको बता दें। कुछ जो मेन सेंटर्स हैं उनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है। चलिए मुंबई का उदाहरण ले लें। मुंबई से क्योंकि बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है, मुंबई हब है, जितने जो बड़े शहर हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, लाजमी है।
मुंबई का ये कहना था कि जिन राज्यों के ये लोग हैं उन राज्यों ने उस रफ्तार पर या उतनी ट्रेनें चलाने की बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया या उस बारे में बात ही नहीं की। अमित शाह ने एक चिट्ठी लिखी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को कि आपके यहाँ के आपके प्रदेश के जो मजदूर हैं आप उनके लिए ट्रेन के लिए हाँ तो बोलिए, क्योंकि जो कानून है जो ये स्पेशल ट्रेन चल रही है उसमें जो होस्ट स्टेट है यानी कि जहाँ पर ये मजदूर हैं और जो गंतव्य राज्य है यानी कि जहाँ ये मजदूर जाएंगे जहाँ के ओरिजिनली हैं उन दोनों को हाँ बोलना है। उसके बाद एक सूची शेयर होगी, उसके बाद फिर वो कॉस्ट एनालिसिस, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन प्री रिक्विजिट था कि दोनों राज्यों का मानना ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी ट्रेन चला दो और वो फिर वो कहाँ जाए अगर वो अगला राज्य लेने से मना कर दे। असली समस्या मजदूरों के लिहाज से यहाँ आ रही है और हर समय टीकरा केंद्र सरकार पर पूरी तरीके से फोड़ना मेरे हिसाब से ठीक विश्लेषण नहीं होगा। हाँ ट्रेनें कम चली, हाँ हो सकता है प्लानिंग में बहुत ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा और बहुत ही बाबू टाइप एक व्यवस्था दी जो कि लोगों को पूरा ही नहीं कर पाई। पीडीएफ फाइल अंग्रेज़ी, लंबी स्क्रीनिंग की लाइन, स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट लेना जिसमें लोग 2-2 3-3 दिन तक खड़े होकर के फिर पैदल ही निकल पड़े। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि रेलवेज कर रहा है और केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, ठहरा दीजिए। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ सिर्फ केंद्र नहीं, इसमें जिम्मेदारी हर किसी को लेनी पड़ेगी, राज्यों को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर राज्य एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इन मजदूरों को तो फिर जाहिर सी बात है वो उन ट्रेनों को चलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा हुआ है या तो आप मतलब फ्री फॉर ऑल ट्रेन चलाएं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। असली बात ये है कि जैसे कि हम अपने कार्यक्रमों में भी बता रहे हैं कि अलग अलग राज्य में भी अलग अलग ज़िले, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो स्थानीय प्रशासन जो है वो अपने आप में ही इज़ बिकम अ लॉ ऑन टू हिमसेल्फ। वो अपने आप में आप ये समझिए कि लगभग एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह ऑपरेट करने लगे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में गुड़गांव का अलग कुछ नियम चलाया जा रहा है, नोएडा में अलग नियम है, दिल्ली में अलग नियम है, जबकि दिल्ली एनसीआर एक कॉम्पोजिट यूनिट है, यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं। गुड़गांव ने ये तक बोल दिया कि हम डॉक्टर भी अलाउ नहीं करेंगे। हो ये रहा है कि ये जितने राज्य हैं उनको ये लगता है कि अभी बाहर से कोई आएगा, अपने साथ हो ना हो कोरोना ले आए, और कोरोना ले आएगा तो हमारे कोरोना की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे रेड जोन ज़्यादा हो जाएंगे, रेड जोन ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम लोगों की वो शहर बंद हो जाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर बंद हो जाएगी, हम खोल नहीं पाएंगे, यानी कि हम कोरोना वायरस को कंटेन या रोक नहीं पाएंगे, इस वजह से आने ही मत दो। तो ये जो आने ही मत दो वाली जो टेंडेंसी है ना वो सिर्फ केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। उन्होंने तो शुरुआत में ये चीज़ रखी। आज की डेट में मजदूरों की बात करने वाली कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जो कि चाह ही नहीं रही हैं कि ये लोग वापस भी आएँ। तो कंप्लीट पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है इस मजदूर क्राइसिस में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन श्रमिकों को जिनका पलायन हो रहा है उनको फेल सिर्फ केंद्र सरकार नहीं सरकारों ने किया है। क्या केंद्र और क्या राज्य, सब ने किया है। जिस तरीके से अप्रोच है, और यही सब देखते हुए लगता है कि कोई अप्रोच है भी या नहीं, कोई प्लान है भी या नहीं, या रोज़ सुबह उठ करके एक नया नया प्लान बन रहा है। ये सब कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि एक ब्लैंकेट किसी को आप जिम्मेदार ना ठहराएं, क्योंकि इसके कई परत हैं। इसके लिए कई लोग कई लेवल पर जिम्मेदार हैं। ये जो सिचुएशन हुई है कि मजदूर सड़क पे चलता है तो सड़क से भगा दो, रेल ट्रैक पे चल रहा है तो रेल ट्रैक से भगा दो, मजबूरी में पटरी पे चलते हैं, ट्रेन आके रौंद के चली जाती है, औरंगाबाद में जैसे हुआ वहाँ वो कट के उनकी मौत हो जाती है, वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पर। जो किया गया है श्रमिकों के साथ इस देश में, राजनीतिक दल ये जान लें, केंद्र और राज्य दोनों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केंद्र और राज्य, वो ये जान लें कि ये करने से आपने भरोसा खोया है, और एक बार जब भरोसा टूटता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है वो भरोसा वापस जीतना। मसलन इनमें से कितने लोग जब काम वापस शुरू होगा तो वापस आना चाहेंगे? क्या इनके जहन में वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, घूम घूम के वो तस्वीरें कि कैसे छोटे बच्चे लेकर के चल रहे थे? ये जो तस्वीरें हैं इसके लिए मैं सिर्फ केंद्र सरकार नहीं सरकारों को जिम्मेदार ठहराता हूँ,
और मेरा ये भी मानना है कि अगर तुरंत अभी भी फौरी तौर पे कदम नहीं उठाए गए और इनको वो जो डिग्निटी जो होती है, एक श्रमिक की जो आत्मसम्मान है, वो आत्मसम्मान न केंद्र ने समझा है न राज्यों ने समझा है। बातें खूब हो रही हैं बड़ी बड़ी कि हम ये नहीं करना चाहते, हम श्रमिकों के साथ हैं, हम ये वो हैं, लेकिन वो आत्मसम्मान पर जो ठेस पहुंचाई है वो सारी सरकारों ने और प्रशासन ने मिल के पहुंचाई है। क्योंकि ये इसलिए ठीक करना ज़रूरी है क्योंकि एक बार वो भरोसा टूट गया तो वो फिर वो भरोसा जल्दी से वो ठीक नहीं होगा और इसका असर आपकी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। क्योंकि अगर वो शहर नहीं आए और अगर वो गांव में ही रह गए, खेती जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, खेती में बम्पर स्टॉक भी हुआ है, अगर ये लोग गांव में ही रह गए तो कौन चलाएगा आपकी अर्थव्यवस्था के पहिए? कोई नहीं चलाएगा। तो वो भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में मुझे ऐसे लगता है कि सारी सरकारों और प्रशासनिक कार्यवाही या जो कार्रवाई नहीं हुई उसकी वजह से वो भरोसा टूटा है। क्योंकि वो तस्वीरें भयावह हैं और मैं तो एक कदम और आगे जाऊंगा, मैं कहूँगा कि जो श्रमिकों के साथ इस देश की अलग अलग सरकारों ने किया है वो माफ़ करने योग्य नहीं है। वो तस्वीरें माफ़ करने योग्य नहीं है, एकदम क्रिमिनल एक्ट है मेरे हिसाब से। उस पर जितनी जल्दी कार्रवाई हो, लीपापोती नहीं कि वो जिम्मेदार ये जिम्मेदार नहीं, जितनी जल्दी कलेक्टिवली कार्रवाई हो उतना बेहतर। वरना इशारों में ये श्रमिक भी बहुत ताकत रखते हैं और वो अपनी ताकत का प्रदर्शन वक्त आने पर कर भी सकते हैं। ये नेता याद रखें। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।